myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रियाग आईटीआई चैनल। हम लोग कुछ एग्जाम के लिए ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेली डेली एक दो टेबल पढ़ते हैं जिससे कि हमारे कई सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं और उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और जो हाफ वेव होती है, फुल वेव होती है, इन सारे वेव्स का जो IRMS, आई एवरेज, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही होगा। साइनसोइडल वेव का ज़्यादातर पूछता है क्योंकि वही वेव जो ऐसी होती है जिसका हम जनरली हमेशा यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि बैटरी में हम कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी टू टाइप्स की हो गई, एक प्राइमरी बैटरी हो गई और एक सेकेंडरी हो गई। तो प्राइमरी जिसका यूज़ हम एक बार करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, उसे हम चार्जेबल नहीं होता है, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसे हम एक बार यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी वगैरह हो गया, लेड एसिड सेल हो गया, लिथियम एसिड सेल हो गया, निकल आयरन सेल हो गया। इन सारी चीज़ों को हम एक बार चार्ज करते हैं, फिर दोबारा यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, मतलब ये चार्जेबल होते हैं। तो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो होता रहता है। ये दो चीज़ें हम लोग क्लियर किए थे। आज हम लोग उसमें से आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपका क्वेश्चन जरूर पूछा रहता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अमीटर, वोल्टमीटर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, मतलब उनका किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस किस टाइप में वो डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर ट्रायंगल क्या होता है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ammeter and voltmeter। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारा मूविंग आयरन टाइप आता है। हमारा फर्स्ट है मूविंग आयरन टाइप, जिसको हम MI टाइप भी कहते हैं, मूविंग आयरन टाइप। और इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है हमारा रिपल्सन टाइप। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक हो गया हमारा अट्रैक्शन, एक हो गया हमारा अट्रैक्शन टाइप और दूसरा हो गया रिपल्सन टाइप। सही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये एवरेज वैल्यू पे कौन सा वर्क करता है, कौन सा RMS पे पूछ करता है, कौन सा मतलब किस पे वर्क करता है, ये चीजें बात की है। इसके बाद हो गया हमारा मूविंग क्वाइल टाइप, यानी कि MC टाइप, मूविंग क्वाइल टाइप। एक हो गया हमारा MI टाइप, दूसरा हो गया हमारा MC टाइप। तो ये मूविंग आयरन टाइप हो गया और ये मूविंग क्वाइल टाइप हो गया। इसमें हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा PMMC। PMMC को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। यहाँ पे लिख रहे हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। और इसको हम लोग और क्या कहते हैं? PMMC। सही है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप। और इस इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप में तीन टाइप होते हैं, एक अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर। तो अमीटर और वोल्टमीटर का सेम होता है, वॉटमीटर का अलग होता है। तो हम एक ही में लिख रहे हैं, देखिए एक में हम लिख रहे हैं अमीटर कॉमा वोल्टमीटर।
और इसको हम लिख रहे हैं वॉट मीटर, वॉट मीटर। सही है। इसके बाद और कौन सा होता है, इंडक्शन टाइप, इंडक्शन टाइप। नेक्स्ट होता है हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। और होता है हमारा इंडक्शन टाइप हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट थर्मोकपल टाइप, और हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोकपल टाइप। और नेक्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। ठीक है, तो इतने पार्ट में अमीटर और वोल्टमीटर का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप किस टाइप के पार्ट हैं। तो आप बताएंगे कि एमआई टाइप के दो पार्ट होते हैं, एक अट्रैक्शन होता है और दूसरा रिपल्सन होता है। मूविंग कॉइल टाइप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में भी दो टाइप तो तीन होते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर। बट अमीटर और वोल्टमीटर का सेम होती है सारी चीजें, और वॉटमीटर के अलग होती हैं। फिर हमारा पूछेगा इंडक्शन टाइप, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल टाइप और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। इतने टाइप में हम अमीटर और वोल्टमीटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मूविंग आयरन टाइप पे। मूविंग आयरन टाइप जो होता है ये होता है टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और मूविंग कॉइल टाइप जो होता है वो क्या होता है, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं टीडी प्रोपोर्शनल टू आई, वो क्या हुआ हमारा आई स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ हमारा टीडी प्रोपोर्शनल टू आई हुआ। सही है। इसके बाद मतलब इसमें जो डेवलप टॉर्क होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, और इसमें जो डेवलप टॉर्क होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। अब देखिए अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप किसके पार्ट है, मूविंग आयरन टाइप के। तो हम लोग इसमें बताएंगे कि ये किस वैल्यू पे काम करता है। ये दोनों की बात करेंगे, जो भी बात होगी वो दोनों की होगी, अट्रैक्शन की भी होगी और रिपल्सन की भी होगी। ये जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, एवरेज आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है, एवरेज वैल्यू पर वर्क करता है। ठीक है, नॉन लीनियर टाइप होता है और एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये नॉन लीनियर होता है और आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है, आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है। इसके बाद ये होता है फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस लॉस, फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस लॉस मतलब कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस से ये फ्री होता है। अगर नॉन लीनियर है तो अनयूनिफॉर्म भी होगा, अनयूनिफॉर्म भी होगा। सही है। तो इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप होता है वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो नॉन लीनियर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आरएमएस वैल्यू पे वर्क करते हैं, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, और वो फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं, मतलब कि हिस्टेरिसिस लॉस से ये फ्री होते हैं। सही है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग कॉइल टाइप। इसमें दो टाइप है, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, इसमें अलग अलग है। ठीक है, इसका अलग है और इसका अलग है, लेकिन दोनों जो है वो वर्क किस पे करेंगे, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई पर ही वर्क करेंगे। टॉर्क डेवलप टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल में किसके होगा, करंट के ही होगा। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होता है ये डीसी पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, डीसी पर। और ये जो होता है
वो AC DC दोनों पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर किस पे वर्क करता है? AC पे भी वर्क करता है और DC पे भी वर्क करता है। ये भी दोनों जो है वो AC पे भी वर्क करते हैं और DC पे भी वर्क करते हैं। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल किस पे वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ DC पे वर्क करता है। ये जो होता है वो एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है। एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है। उसके बाद पीएमएमसी टाइप जो होता है वो नॉन लीनियर टाइप होता है। कैसा होता है? लीनियर। यहाँ पे लिख रहे हैं देखिएगा, लीनियर। लीनियर होगा तो यूनिफॉर्म भी होगा। लीनियर होगा तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म भी होगा। और वर्क किस पे करेगा? ये एवरेज वैल्यू पे वर्क करेगा। ठीक है। तो पीएमएमसी टाइप जो होता है वो डीसी पे वर्क करता है, एवरेज वैल्यू पर होता है। इसकी स्केल कैसी होती है? लीनियर टाइप की होती है और यूनिफॉर्म होती है। इतनी बात क्लियर है? किसके बारे में हम बात करें? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में बात करें। अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप में बात करेंगे, जिसमें एक हमारा वोल्टमीटर है और दूसरा अमीटर और वोल्टमीटर है। आ रही बात समझ में? तो वोल्टमीटर तो अलग हो जाएगा। वोल्टमीटर क्या करता है? पावर को मेजर करता है। और एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। और वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। तो हम कह सकते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर जो होता है वो नॉन लीनियर होता है और अनयूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है ये? नॉन लीनियर होता है। और नॉन लीनियर होगा तो अनयूनिफॉर्म भी होगा। ठीक है। अगर हम वॉटमीटर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? लीनियर होता है, यूनिफॉर्म होता है। किस पे वर्क करता है? एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है। एवरेज वैल्यू किस पे वर्क करता है? ये एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है। ठीक है। और दोनों ये एसीडीसी पे भी वर्क करता है और दोनों किसके प्रोपोर्शनल होंगे? टीडी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, मतलब कि करंट के प्रोपोर्शनल में होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करेगा। सही है। एसी पे वर्क करेगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। थर्मोकपल टाइप जो होता है ये भी एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो होता है ये भी एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। तो ये एसी पे वर्क करेगा और बाकी सब जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। तो अगर हम इंडक्शन टाइप की बात करेंगे तो ये कैसा होगा? लीनियर वैल्यू होगा और किस पे वर्क करेगा? आरएमएस वैल्यू पर। इसकी स्केल कैसी होगी? लीनियर वैल्यू और वर्क ही किस पे करेगा? आरएमएस वैल्यू पे वर्क करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अच्छा लीनियर है तो यूनिफॉर्म भी होगी इसकी स्केल। आपको उसके अगर नॉन लीनियर है तो अनयूनिफॉर्म होगी। बाकी मैंने बता दिया कि ये आरएमएस वैल्यू पे वर्क करेगा, ये लीनियर वैल्यू होगी और ये एसी पे वर्क करेगा। अगर हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये भी आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है और ये नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है? देखिए आरएमएस वैल्यू और ये क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। उसके बाद ये फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस लॉस। करेक्ट है इतना? जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होगा वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। आरएमएस वैल्यू होगी, नॉन लीनियर होगी और फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस लॉस होगा। मतलब कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है, हिस्टेरेसिस लॉस से ये फ्री होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोकपल टाइप। और अगर हम थर्मोकपल की बात करेंगे तो ये नॉन लीनियर होता है। ये भी कैसा होता है? नॉन लीनियर। किस पे वर्क करेगा? आरएमएस वैल्यू पर। ठीक है। किस पे वर्क करेगा? आरएमएस वैल्यू पर। और ये भी होगा टीटी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। किस पे होगा? टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर पर होगा।
अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की बात करेंगे तो ये भी एसी डीसी पे वर्क करेगा और उसके बाद ये कैसा होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, नॉन लीनियर टाइप होगा, नॉन लीनियर, और इसमें टी डी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्या होगा ये, टी डी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर पे वर्क करेगा। ये आपके सामने चार्ट बन गया है। हम एक बार इसको आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एमआई टाइप जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अट्रैक्शन टाइप हो गया और रिपल्सन टाइप हो गया। फिर मूविंग कॉइल टाइप होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और दूसरा हुआ हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, जिसमें तीन हुए, अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर। नेक्स्ट हमारा हो गया इंडक्शन टाइप, और उसके बाद हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल टाइप और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। इतने टाइप्स के तो हो गए। अब आप सबसे पहले ये याद रखिए कि एसी डीसी किस पे वर्क करेगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपको बस ये याद करना पड़ेगा कि पीएमएमसी जो होता है वो डीसी पे वर्क करता है और इंडक्शन टाइप जो होता है वो एसी पे वर्क करता है। बाकी टोटल जो होते हैं वो एसी डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आपको पता है कि इंडक्शन मोटर एक एसी सीरीज मोटर होती है, तो एसी मोटर अगर है तो वो किस पे वर्क करेगी, एसी पे तो वर्क करेगी ना, और पीएमएमसी जो होगा वो डीसी पे वर्क करेगा। बाकी सारी चीजें क्या है, एसी डीसी दोनों पे वर्क करेंगी। इसके बाद देखिए, अगर आपसे वैल्यू पूछेगा कि एवरेज वैल्यू पे कौन कौन वर्क करता है, तो अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो आप जैसा देख रहे हैं कि एवरेज वैल्यू पर एक पीएमएमसी टाइप वर्क कर रहे हैं, पीएमएमसी टाइप किस पे, एवरेज वैल्यू पे, और दूसरा वॉटमीटर, ये किस पे वर्क कर रहा है, ये भी एवरेज वैल्यू पे वर्क कर रहा है। अगर ये एवरेज वैल्यू पे वर्क कर रहा है तो इनकी स्केल भी समान होंगी, मतलब ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वॉटमीटर और पीएमएमसी जो है वो आपस में सेम है, दोनों में सेम क्या है, दोनों एवरेज वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, दोनों जो है वो लीनियर टाइप स्केल है और यूनिफॉर्म है। आप देखिए बाकी जो भी बचा आपके पास वो सब नॉन लीनियर, एक आरएमएस इंडक्शन टाइप भी लीनियर वैल्यू पर है, लेकिन ये वर्क किस पे करेगा, आरएमएस वैल्यू पर वर्क करेगा, और बाकी सारी चीजें जो है वो नॉन लीनियर है और आरएमएस वैल्यू पर ही वर्क करेंगी। आई बात समझ में? तो आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो होगा वो टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, यहाँ पे टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा आई के, और बाकी जो होगा ये टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्क्वायर के होगा, बाकी सब आई और आई स्क्वायर के होंगे। आपको तीन बातें यहाँ से याद करनी है। सबसे पहली बात ये कि पीएमएमसी जो होता है वो डीसी पे वर्क करता है, और उसके बाद जो इंडक्शन टाइप होता है वो एसी पे वर्क करता है, बाकी सब एसी डीसी पे वर्क करते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है वो एवरेज वैल्यू पे वर्क करता है, एवरेज वैल्यू पे, और उसके बाद लीनियर पे और यूनिफॉर्म पर, एवरेज वैल्यू पे, लीनियर पे, यूनिफॉर्म पे। और सेम यही चीज वॉटमीटर का भी होगा, वॉटमीटर भी किस पे वर्क करेगा, एवरेज वैल्यू पे वर्क करेगा, लीनियर होगा, यूनिफॉर्म होगा। दो, उसके बाद तीसरा आपको याद कर रखना है कि जो इंडक्शन टाइप होता है वो आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है, लेकिन लीनियर होता है उसकी स्केल, स्केल कैसी होती है, लीनियर होती है, और बाकी सारे जो होते हैं वो आरएमएस वैल्यू पे वर्क करेंगे, नॉन लीनियर होंगे, और एसी डीसी दोनों पे वर्क करेंगे। इस तरह से हम इस चार्ट को याद करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ लेंगे, बताइए परमानेंट मैग्नेट मूविंग का स्केल कैसा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लीनियर होता है। बताइए थर्मोकपल टाइप जो होता है वो किस वैल्यू पे वर्क करता है, तो बताना पड़ेगा कि आरएमएस वैल्यू पे वर्क करता है, और ये टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप है तो इसमें ये थोड़ा सा अलग है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में डेवलप्ड टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको बताना होगा कि इसमें डेवलप्ड टॉर्क जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब कि वी स्क्वायर में होता है। उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर ट्रायंगल।
देखिए नेक्स्ट हमको पढ़ना है पावर ट्रायंगल। हम आपको जितनी चीजें रिवाइज करा दे रहे हैं उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले ये है हमारे पास एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर। क्या कहते हैं? एक्टिव पावर। और इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? रियल पावर। रियल पावर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट पावर। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट पावर। सही है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर जो होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? KW से। VI cos फाई। फॉर्मूला क्या हो गया? VI cos फाई। और यूनिट क्या हो गई हमारी? KW। यूनिट क्या हो गई हमारी? KW, यानी कि किलोवाट। किसमें हम लोग लिए? VI cos फाई और यूनिट हम लोग किस में लिए? किलोवाट में, यानी कि KW में। इसी तरह हमारा रिएक्टिव पावर भी हो गया। रिएक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? VI sin फाई। VI sin फाई। और इसको हम लोग किस में लेते हैं? kVAR में, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस किस में लिए हम लोग? kVAR में लिए। इसी प्रकार हम लोग का एपरेंट पावर है। एपरेंट पावर को हम लोग किस में लेते हैं? VA में। किस में लेते हैं? VA में, यानी कि वोल्ट एम्पियर में। किस में लिए हम लोग? वोल्ट एम्पियर में लिए। अब देखिए cos फाई इज इक्वल टू होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये क्या है? हमारा पावर फैक्टर है। cos फाई क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर है। एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि KW अपॉन में VA। क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? R, और एपरेंट पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? S। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? P। और रिएक्टिव पावर को हम लोग क्या कहते हैं? R, और एपरेंट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? S। एपरेंट पावर को क्या कहते हैं? S कहते हैं। तो अगर आपसे cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू पूछेगा तो आप कहेंगे कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। और एक्टिव पावर को हम किलोवाट में लिखते हैं, एपरेंट पावर को हम VA में लिखते हैं। और इसको हम R अपॉन S लिख सकते हैं, क्योंकि R क्या है? हमारा एक्टिव पावर है। रियल पावर को हम क्या कर रहे हैं? R। रिएक्टिव पावर को भी हम इसको हम लोग एक्टिव है ना तो A कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा A, और यहाँ पे हम लोग एक्टिव पावर को A मान लेते हैं। अपने मानने के ऊपर है, कुछ भी मान लीजिए। रिएक्टिव पावर R से R और एपरेंट पावर है तो इसको S कर दीजिए। इससे आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। ठीक है, देखेंगे कि एक दूसरे का अपोजिट कौन होता है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने लिखा रेजिस्टेंस, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो गया हमारा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। कंडक्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? G से।
किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो गया हमारा? कंडक्टेंस हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। और रिएक्टेंस का अपोजिट क्या होता है हमारा? सस्पेक्टेंस। क्या कहते हैं हम लोग? सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस। और सस्पेक्टेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। सही है। इसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं इम्पीडेंस। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इम्पीडेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एडमिटेंस। एडमिटेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस का अपोजिट क्या लिखते हैं? एडमिटेंस। और एडमिटेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? वाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? वाई से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो गया हमारा? कंडक्टेंस। मतलब हम G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस, यानी कि G इज इक्वल टू लिखेंगे 1/R। सही है। उसी तरह हम लोग सस्पेक्टेंस यानी कि B इज इक्वल टू लिखेंगे 1/X, यानी कि रिएक्टेंस। इसी तरह से हम लोग एडमिटेंस मतलब Y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/Z। सही है। यहाँ पे हम लोग Z इज इक्वल टू क्या? इम्पीडेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं √R² और प्लस x2 का x² x², ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस और इसका स्क्वायर होता है। कौन होता है? इम्पीडेंस होता है। इसी तरह से हम लोग y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं √G² और सस्पेक्टेंस मतलब कि b का स्क्वायर। सही है। इसके बाद देखिए इसकी यूनिट जो होती है वो सारी ओम में होती है। किस में होती है? ओम में। और इसकी G की यूनिट क्या हो जाएगी? मो। मो या फिर सीमेन। सीमेन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मो या फिर सीमेन। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मो या फिर सीमेन। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मो या फिर सीमेन। तो यहां से तो cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा R/Z। R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस और Z क्या है हमारा? इम्पीडेंस। उसी तरह यहां से cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा G/Y। क्या हो जाएगा? सॉरी, G/B, मतलब कि कंडक्टेंस अपॉन में cos phi इक्वल टू R/ नहीं सॉरी यहाँ पे Y ही होगा। ये Y क्या है हमारा? यहाँ पर एडमिटेंस है। सही है। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कौन किसका अपोजिट होता है बताइए। इम्पीडेंस का अपोजिट बताइए तो हम क्या कहेंगे? एडमिटेंस। रिएक्टेंस का अपोजिट बताइए सस्पेक्टेंस। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस। इसी तरह से आपसे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं y इक्वल टू क्या होगा? G² प्लस B²। यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं सब मोह में या फिर सीमेन में होंगी और यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं सब ओम में होंगी। वो उसका अपोजिट है ना। यहाँ पे cos phi इक्वल टू R/Z हो जाएगा, यहाँ cos phi इक्वल टू G/Y हो जाएगा। G क्या है हमारा? कंडक्टेंस। Y क्या है हमारा? एडमिटेंस। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हम आपको जितने भी एक ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप नहीं, अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। थैंक यू।